नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है और मैंने आपको जैसा कि पता है, ज्ञात है कि मैंने जो है भूगोल विषय की शब्दावलियों पर कक्षा को प्रारंभ किया है और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम देशांतर रेखाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देशांतर रेखाओं को समझते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि ऐसी रेखाएं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, कृपया वो पहले पिछला लेक्चर देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। तो हमने बताया था उसमें कि ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती ग्लोब पर होती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स सर्कल कहते हैं। ठीक, तो अब ये लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, हम इनका परिचय जानेंगे, फिर इनका जो है महत्व क्या है, इनके महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनके परिचय पर बात करते हैं। तो आइए हम पृथ्वी का एक प्रतिरूप बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, इसमें जो है ये आपकी 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है। ठीक, हालांकि इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक, तो कुछ इस तरह से जो है, कुछ ऐसे, ये ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ दिशा में जो है खींची जाती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो बीच की ये वाली रेखा है, ये 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन है, जो कि अगर हम बात करें 0 डिग्री, तो ये रेखा लंदन की ग्रीनिच वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन की ग्रीनिच वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक रेखा इस तरह से है और दूसरी रेखा इसमें इस तरह से है। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। तो इसमें जितनी भी रेखाएं हैं, सभी रेखाएं जो है, सभी रेखाएं या वृत्त ग्रेट सर्कल क्या है? ग्रेट सर्कल। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर में, जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे, अक्षांशों की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि उसमें 0 डिग्री की जो इक्वेटर लाइन है वही मात्र ग्रेट सर्कल होती है, लेकिन यहाँ पर बाकी जितने उसमें वृत्त होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, तो इसलिए उसको हम ग्रेट सर्कल नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यानी कि देशांतर रेखाओं में सभी वृत्त ग्रेट सर्कल होते हैं। बस यहाँ अंतर क्या है? यहाँ पर जब हम उत्तरी ध्रुव की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर जब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है कम होती जाती है, घटती जाती है। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ प्राप्त होती है? सर्वाधिक दूरी जो है आपको प्राप्त होती है भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर, और जो न्यूनतम दूरी है, अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें, तो न्यूनतम दूरी हमें प्राप्त होती है ध्रुवों पर।
इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सर्वाधिक दूरी है वो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगी, जो न्यूनतम दूरी है वो ध्रुवों पर प्राप्त होगी। ठीक, तो जो अब इस ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के साथ में मतलब जो ये 0 डिग्री की मेरिडियन लाइन है, या इससे हम लोग जो है इसको हम लोग प्रधान अक्षांश, सॉरी इसको हम लोग अक्षांश नहीं, प्रधान देशांतर बोलते हैं, प्रधान देशांतर, या इसको प्रधान यामोत्तर, एक नाम इसका ये भी है, प्रधान यामोत्तर, या इसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन। ठीक, तो इसके कई नाम है, प्रधान यामोत्तर, प्रधान देशांतर, प्राइम मेरिडियन। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के समीप से ये गुजरता है। तो अब हम बात करें कि ग्रीनविच जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो आपको, जैसे आप लंदन की तरफ खड़े हैं तो वहाँ पे आपका 0 डिग्री होगा, और उसके पीछे जो है अगर उसके पीछे आपका 180 डिग्री होगा। तो अब इनकी अगर संख्या की हम बात करें, इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या में 180 डिग्री मतलब 180 रेखाएं बाईं ओर से, ठीक, बाईं ओर से यानी कि ऐसे इस तरह से, और 180 रेखाएं ही जो है दाईं ओर से यानी कि इस तरफ से। ठीक, तो ये रेखाएं हो जाती हैं 360, तो इनकी संख्या है 360। ठीक, तो इसमें लेकिन 361 नहीं हो सकता क्योंकि आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही सर्कल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर भूमध्य रेखा पर दूरी की बात करें, मतलब जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से, सॉरी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी प्राप्त होती है और ध्रुवों पर जो है ये दूरी कम हो जाती है। ठीक, कम होती चली जाती है। तो इस तरह से ये कुछ जो है देशांतर रेखा का एक सामान्य सा परिचय हो गया। अब हम देशांतर रेखाओं की हम महत्व पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम महत्व पर चर्चा करते हैं, इसको इरेज करने के पश्चात। तो आपका जो है अब हम चर्चा करेंगे इसके महत्व के विषय। हमने इसकी संख्या को समझ लिया, हमने समझ लिया कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं इनकी दूरी लगातार कम होती जाती है और ये ध्रुवों पर एक जगह आकर के सभी रेखाएं मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये रेखाएं बनती हैं। अब इनके हम महत्व की अगर चर्चा करें तो ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये समय का निर्धारण, इनका जो महत्व है सबसे महत्वपूर्ण वो है समय निर्धारण में इनका महत्व है। तो समय निर्धारण ये रेखाएं कैसे करती हैं, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गतिशील है।
तो इसका परिणाम ये होता है कि जो वेस्ट का भाग है वो पीछे की ओर होता है और जो ईस्ट का भाग होता है वो आगे की ओर होता है। तो ये हमेशा निश्चित है, जब तक पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील है तब तक ये बात निश्चित है कि जो पूर्व की तरफ का टाइम है, जो ईस्ट की तरफ का टाइम है वो हमेशा आगे रहेगा और जो वेस्ट की तरफ का टाइम है वो हमेशा पीछे रहेगा। तो इसको डिवाइड कौन करेगा, कहाँ से पता चलेगा कि किस तरफ का टाइम आगे रहेगा किस तरफ का पीछे? तो जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, जिसे हम लोग 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसे जीएमटी के रूप में मान लिया गया, ग्रीनिच मीन टाइम। ठीक, तो इसके जो दाएं भाग, मतलब जो भी देश दाएं भाग में आएंगे उनका समय हमेशा आगे रहेगा और जो बाएं भाग की ओर आएंगे उनका हमेशा समय पीछे रहेगा। तो अब जो 180 डिग्री है वहां तक पृथ्वी लगभग जो है 24 घंटे में जो है उतना वहां तक पहुंच जाती है, घूम जाती है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, समय कैसे निकाला जाता है, कैसे हम जानते हैं कि कहाँ का समय आगे है कहाँ का समय पीछे है। तो जैसा कि हमें पता है कि सभी देशों ने मिलकर के पृथ्वी पर 24 टाइम जोन्स के टाइम जोन्स में बांटा है। ठीक, तो मतलब स्टैंडर्ड टाइम्स में बांटा है, 24 मानक बनाए गए हैं, 24 मानक नहीं, मतलब 24 समय को 24 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो रसिया में टाइम जोन्स बनाए गए हैं। ठीक, उसके बाद यूएसए में टाइम जोन्स हैं। ठीक, तो भारत का, अगर हम भारत की बात करें टाइम जोन्स के मामले में, तो भारत में जो पड़ता है उसका नाम है 82.5। तो ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है ये इलाहाबाद के समीप, या जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद के समीप जो है मिर्जापुर, ठीक है ना, मिर्जापुर से जो है ये स्टैंडर्ड मीन टाइम जो भारत का है, यानी कि जो आपका 82.5 डिग्री है, ये मिर्जापुर से गुजरता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं समय को। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो वो एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक घंटे में अगर हम बात करें तो 360/24, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 12 तीन 36, फिर 2 15, यानी कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। अब इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। इसको इरेज करने के बाद में जैसे मतलब एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 मिनट घूम रही है ये। तो अब जब हम इसको छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री जो है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 डिग्री जो है 60 मिनट में। ठीक, 15 डिग्री बराबर है 60 मिनट की। तो एक डिग्री बराबर होगा 60/15, यानी 4 मिनट। तो एक डिग्री में हमारी पृथ्वी 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक, तो यानी कि एक, या हम ये कहें कि एक डिग्री को क्रॉस करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो 0 डिग्री अगर है, मतलब अगर बात करें तो 0 डिग्री लंदन में है। ठीक, उसके बाद जो भारत में है वो 82.5 डिग्री है। ठीक, ये आपका
भारत में है। तो अब आप इस 82.5 यानी कि 82 अंश 30 मिनट, ठीक, इसको जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5/4। तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका 5.5 घंटे। तो भारत का समय जो है कितने घंटे आगे रहता है, 5.5 घंटे आगे रहता है। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो भारत का समय 5.5 घंटे जो है आगे रहता है लंदन के ग्रीनविच शहर से, ठीक। अब इसी तरह से यूएसए का शरीर पीछे मतलब यूएसए का समय पीछे रहता है। तो इस तरह से समय की गणना जो है की जाती है। तो इसका पहला महत्व समाप्त हो गया। अब हम दूसरे महत्व पर चर्चा करते हैं। एक बात और दोस्तों, ये जो हमारी जीएमटी है, मतलब ग्रीनविच रेखा है, ये अगर बात करें तो ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ये बात भी आप नोट कर लेंगे अपने पास। तो अब हम बात इसका दूसरे महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तिथि निर्धारण में एक तो हो गया आपका समय निर्धारण और दूसरा हो गया आपका तिथि निर्धारण। तो तिथि डे डिटर्मिनेशन, तो ये जो तिथि इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये आपके प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर, जिसे हम अंग्रेजी में पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन के मध्य से जो है ये गुजरती है। हालांकि इसको जो है अलास्का और साइबेरिया, अलास्का और साइबेरिया के बीच में का विभाजन करने के लिए इसे जो है ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया, कुछ इस तरह से। तो ईस्ट की तरफ इसे मोड़ दिया गया है। तो अब होता ये है कि जो ये रेखा है, ये 180 डिग्री वाली रेखा है, नहीं 180 डिग्री की नहीं है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये आपकी इसमें अगर हम बात करें कि इसके जो भी देश दाएं भाग में होंगे, ठीक, तो उनके यहाँ एक दिन अधिक होगा, मतलब आगे होगा दिन, और जो मतलब पीछे होंगे यानी कि बाएं भाग में होंगे इस रेखा के, वहाँ पर दिन पीछे होगा। अब जैसे मान लीजिए आप 1 दिसंबर को चले, ठीक, इसके पीछे से, यानी मान लीजिए यूएसए से। तो जब आप यहाँ ब्रिटेन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर समय आगे बढ़ चुका होगा। यहाँ पर मान लीजिए 1 तारीख है, तो यहाँ पर तारीख आ जाएगी 2 दिसंबर। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग भारत में जो आपका हैप्पी न्यू ईयर होता है, वो हम न्यू ईयर पहले मना लेते हैं, और जो यूएसए होता है या उसके और देश होते हैं साथ के, वो लोग बाद में मनाते हैं। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा है। तो इसके माध्यम से तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब इस तरह से जो है, हाँ, मानक समय के बारे में हमने बात कर ही ली कि ये जो है मानक समय का निर्धारण करती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हो गई। तो यहीं पर जो है इस टॉपिक को अब हम विराम देते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझेंगे और अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आगामी परीक्षा के लिए अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे। धन्यवाद।